नमस्कार दोस्तों, उड़ान ला एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने वादा किया था यूपीएसआई बैच का मैं लॉ वाले सेक्शन पढ़ाऊंगा, तो आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। मेरे पीछे आपको बोर्ड पे बहुत छोटे छोटे शब्दों में दिख रहा होगा। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका स्क्रीनशॉट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप बैरट लेके जरूर बैठिएगा। बैरट के साथ आप बैठेंगे और अंडरलाइन करेंगे। प्लस वीडियो देखने के बाद आप स्क्रीनशॉट से पूरा नोट्स बना सकते हैं, या खुद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं भी हट जा रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल मेरा कौन सा है? उड़ान ला एकेडमी, जो कि जनरल पीसीएस जे एपीओ के लिए चल रहा है, एचजीएस के लिए। और यूपीएसआई 2024 उड़ान बैच, इस नाम से भी मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। यूपीएसआई 2024 उड़ान बैच, इसमें भी आप जुड़ करके इसका लेटेस्ट अपडेट जो भी वीडियोस वगैरह है, जो भी पिक है, वो आपको मिलते रहेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ लेकर मैं समझूं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डाउरी के बारे में आप सब जानते हैं कि शादी में डाउरी हमारे यहाँ एक प्रचलन के रूप में है, एक नासूर की तरह बन चुका है। यह एक्ट 1961 का है, लेकिन अभी तक देखा जाए वर्तमान में 1% भी लागू नहीं है। लेकिन हमको पढ़ना है और हमको आंसर को सॉल्व करना है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 में जनरली क्या होता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड इन्फोर्समेंट। तो शॉर्ट टाइटल इसका है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई है, ये पूरे भारतवर्ष में अप्लाई है और 1 जुलाई 1961 से लागू है। 1 जुलाई 1961 से लागू है। टीपीए कब से लागू है? टीपीए भी आपका 1 जुलाई से लागू है। 1 जुलाई 1882 से लागू है। तो ऐसे भी आप कोरिलेट करके आ सकते हैं कि टीपी, टीपी और डीपी, टीपी डीपी एक ही दिन लागू है, 1 जुलाई 1961 को। अब आपको सिर्फ मुझे सुनना है, ध्यान से आप सुनते रहिए, बेयर एक्ट देखते रहिए, आपका सारा एक्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। हम आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 डाउरी की परिभाषा बताता है कि डाउरी होती क्या है। डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन आर एग्री टू बी गिवन। कोई भी संपत्ति हो या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो। अब मन में प्रश्न उठेगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? तो आईपीसी की धारा 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को दर्शाया गया है। तो एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन आर एग्री टू बी गिवन, दे दी गई हो या एग्रीमेंट किया गया हो कि मैं दूंगा, इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी ऑफ मैरिज। लड़की के पक्षकार द्वारा लड़के के पक्षकार को या लड़के के पक्षकार द्वारा लड़की के पक्षकार को अगर कोई एग्रीमेंट कर दिया जाता है कि मैं दे दूंगा, या दे दिया जाता है कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डाउरी कहते हैं। बी प्रोविजन किया बाय पेरेंट्स आर अदर पर्सन टू आइदर पार्टी आर अदर पर्सन ऑफ मैरिज। तो ध्यान ये रखना है, विवाह के सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें तो विवाह के पक्षकारों द्वारा कोई भी संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देना या देने के लिए सहमत होना ही डाउरी है। ठीक, अब इसका एक यहां पे आप प्रोविजो पाएंगे कब दिया जाएगा, कब माना जाएगा डाउरी है। एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब विवाह हो रहा हो। बिफोर टाइम ऑफ मैरिज, शादी से पहले फ्रिज ले आवा, हमारे घर में फ्रिज ले आवा, हमारे घर में सोफा ले आवा, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मतलब ऐसे तमाम तरीके की लिस्ट बन के आती है। क्या लिस्ट बनती है? सोफा ये चाहिए, बुलेट गाड़ी चाहिए, और बुलेट पे बैठेंगे भले चलाना आता हो साइकिल। उसके बाद आपको देखेंगे तो सोफा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़की वाली टीवी चाहिए 55 इंच वाली। एक पहले 21 इंच में देखा था, मतलब ठीक रहा, अब 55 इंच का टीवी चाहे। तो कहने का मतलब ये पूरी लिस्ट उनको दे दी जाती है। एनी टाइम आफ्टर मैरिज, एनी टाइम आफ्टर मैरिज। अब विवाह हो गया, अब लड़की को परेशान कर रहे हैं, अरे ससुराल वाले कहे थे मोटर बाइक चाहिए हमको, अरे अब तो तार भाई डॉक्टर बन गया, अब कह दे हमें बुलेट दे दे। मतलब शादी के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ सेट पार्टी, और मतलब विवाह से संबंधित पार्टी से रिलेटेड होना चाहिए। बट अब इसमें एक क्लॉज लगा हुआ है, डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन कास्ट ऑफ मुस्लिम लॉ।
मुस्लिम लॉ में डावर और मेहर को इससे अलग रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डावरी में क्या नहीं आता है, तो डावर और मेहर नहीं आता है। बाकी वह सब संपत्तियां चाहे विवाह के समय पे दी गई हो, विवाह के बाद में दी गई हो और विवाह के पहले दी गई हो, सारी संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डाउरी के अंतर्गत आएगी। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। सेक्शन 3 की बात कर लें अब, पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। अब यहाँ पे लगा दिया पेनाल्टी, अगर आप डाउरी देते हैं तब भी पेनाल्टी लगेगी, डाउरी लेते हैं तब भी पेनाल्टी लगेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आप दीजिए लीजिए, पुलिस वाले वही आईजी साहब उसी समारोह में शामिल रहेंगे, लेकिन उनको नहीं दिखता कि डाउरी में फॉर्च्यूनर दी जा रही है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहने का मतलब यह है, कानून बनाने मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं होता है जब तक सरकार उसको इम्प्लीमेंट न करे और जनता जागरूक न हो। मैं तो ये कहता हूं सभी लड़कियों को शिक्षित कर दीजिए, वो पढ़ लिख के जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और जब वो शादी करने जाएंगी तो वो खड़ी होकर कह सकती हैं कि नहीं मैं डाउरी नहीं दूंगी। क्यों? तब उनकी सैलरी आती रहेगी, वो ऐसे लड़कों को पसंद करेंगी जो खुद पढ़ा लिखा हो और उस लायक हो। तो पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी सेक्शन 3 में है। इफ एनी पर्सन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, कब कमेंस हुआ? 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 के बाद, 1 जुलाई 1961 के बाद कोई व्यक्ति गिव टैक्स और अबेट टू गिव टैक्स देता है, लेता है या देने या लेने के लिए उकसाता है। जैसे आप जानते हैं कि जो शादी करवाते हैं, शादी राम घर जोड़े, गंगा मुखी बोला था अगुआ के कितना चाहिए बतावा दिवाई दे, 5 लाख 10 लाख ता लड़कियां एपीओ हवा ना। जैसे मैं ही अभी एपीओ हुआ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझसे ही एक लोग आके मेरे ऑफिस से पूछ रहे हैं भैया आपकी सदिया हुई है। अरे सदिया हुई हो चाहे ना हुई हो, आप लोग लिस्ट देख के चले आते हैं कि हाँ मेरी बिरादरी का है, इसको पैसा फेंकेंगे वो खरीद लेंगे। सबको आप नहीं खरीद सकते है। सुधार आ रहा है, ये सिर्फ सुधार शिक्षा की वजह से आ सकता है और सरकार के प्रयासों की वजह से आ रहा है। सरकार प्रयास कर भी रही है, ऐसा नहीं सरकार प्रयास नहीं कर रही है, बस वो जन जन तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो और एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। ठीक, तो उसको कितना दंड मिलेगा? मिनिमम 5 साल तक की सजा है। मिनिमम कितना? 5 साल, 1 महीना सजा के उतना, प्लस फाइन भी है। मिनिमम 15,000 रुपए तक का फाइन और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए 15,000 तक का फाइन तो ठीक है, मान लीजिए 1 लाख का उसने दे दिया है बुलेट, तो 1 लाख रुपया वापस करना पड़ेगा। 15,000 तो मिनिमम है, ठीक है। लेकिन इसी के नीचे प्रोवाइडेड लगा दिए हैं बचने के लिए, कोर्ट में लेस देन 5 years इम्प्रिजमेंट। कोर्ट 5 साल से नीचे का कर देगी। अब भैया 5 साल से नीचे कर दोगी, बिलेबल ऑफेंस हो जाएगा, बिल लेके बाहर निकलेगा। तो प्रोवाइडेड लगाने की क्या जरूरत थी? मिनिमम 5 साल तो दे देते, लेकिन प्रोवाइडेड लगा के नेता परेता के बच्चों को बचाना है ना, धनी लोगों धनाढ़ लोगों को। ऐसे कानून कभी भी गरीब लोगों के लिए नहीं होते जो जुटा जुटा के अपना शादी ब्याह करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3 हो गया। अब सेक्शन 3 में ही सब क्लास 2 है, नॉट अप्लाई। कहां अप्लाई नहीं होता है ये? प्रेजेंट्स टू ब्राइड एट टाइम मैरिज विदाउट डिमांड। अगर विदाउट डिमांड कोई आया प्रेजेंट लेके, कोई बुके लेके आया, कोई मिक्सर लेके आया, कोई कुकर लेके आया, दे के रहा है गिफ्ट के तौर पे, तो वह डाउरी में नहीं आएगा। प्रोवाइडेड सच प्रेजेंट मस्ट बी इंटर इन लिस्ट। इसीलिए एक लिस्ट वहां बनाई जाती है क्या क्या प्रेजेंट मिला, और वह लिस्ट में उसकी एंट्री होनी चाहिए। प्रेजेंस टू ब्राइड ग्रूम एट टाइम ऑफ मैरिज, इसी तरह की ब्राइड ग्रूम को अगर कोई गिफ्ट ला के देता है, सोफा, मिक्सर और मिक्सर कूलर, तो वो भी जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन उसको भी लिस्ट में एंट्री करवानी पड़ेगी। प्रोवाइडेड फर्दर, अब ब्राइड ग्रूम के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लड़कियों के माता पिताओं द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा ही दहेज दिया जाता है, तो वो अब गिफ्ट के रूप में न दे दे, इसके लिए रोका है। यहाँ पे क्या कह रहा है? सच प्रेजेंट मस्ट बी कस्टमरी नेचर। ऐसा प्रेजेंट कैसा होना चाहिए? कस्टमरी नेचर का होना चाहिए, जो जैसे कि रीति रिवाज में दिए जाने वाले प्रेजेंट होने चाहिए। एंड इसके साथ एंड लगा है, एंड ये ना तो फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दे प्रेजेंट में, ऐसा नहीं है। एंड वैल्यू ऑफ प्रेजेंट नॉट एक्सेसिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन बाय हुम गिवन। जो व्यक्ति दे रहा है उसकी वैल्यू भी देखी जाएगी। पता चला वो महीना में 10,000 कमाता है और लिया है कि जो माहे 50,000 का फ्रिज देता ना, उसकी वैल्यू सिक्योरिटी, उसका वैल्यूएबल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वह प्रेजेंट दे सकता है। तो ये 2 चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं ब्राइड ग्रूम के साथ, एक्सेप्शन में याद रखिएगा।
तो प्रश्न आपसे पूछ ले कि क्या कोई 10,000 कमाने वाला रिश्तेदार अपनी रिश्तेदार ब्राइडग्रूम को, दुल्हन को 50,000 की गाड़ी दे सकता है? तो इसका आंसर है नहीं दे सकता, बिकॉज सेक्शन 3 का सब क्लास 2 में ये इसका एक्सेप्शन बताया गया है। सेक्शन 4 में आते हैं, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। अब बताओ, यहाँ शादी उदी हुई नहीं, हम डिमांड शुरू करते हैं। अच्छा वो दिखवार लेके पहुंच गया, पर दिखवार लेके पहुंचा, शादीराम घर जोड़े दिखवार लेके पहुंच गया, क्या कहता है? कहता भैया ऐसा बा, देखा लड़का हो बा है पीसीएस अधिकारी, 20 लाख रुपया चाहे, एक के फॉर्चूनर गाड़ी चाहे, और पूरी बारात एकदम बढ़िया स्वागत हो चाहे, हेन तेन दुनिया भर का जुड़ाएगा। तो ये जो डिमांड कर रहा है, ये डिमांड भी ये क्या है? पनिशेबल है सेक्शन 4 में। पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, इफ एनी पर्सन डिमांड डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फ्रॉम पेरेंट्स, इससे पेरेंट्स से मांगे, रिलेटिव से मांगे या गार्जियन से मांगे, ऑफ ब्राइड और ब्राइडग्रूम, दोनों है, ब्राइड या ब्राइडग्रूम। अब मान लो लड़की पीछे हुई गई बा, तो लड़के वाले से मांग होगी कि भैया आप इतना इतना दो, ठीक है। ब्राइडग्रूम दोनों को लिया है एनी डाउरी, तो कितना सजा है? मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 2 इयर्स प्लस फाइन एक्सटेंड टू 10 इयर्स, फाइन 10 साल तक जा सकता है। इसमें सजा मिनिमम 6 मंथ है, इसमें सजा कम है। इसमें प्रोवाइडेड लगा दिया कोर्ट में पनिशमेंट लेस देन 6 मंथ, फिर बचा दिया 6 महीने से कम की सजा प्रोवाइडेड में दे सकता है। चलिए ठीक है भाई, हमको क्या है। सेक्शन 4A एक जुड़ा हुआ है ऐड, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट भी नहीं देंगे कि मतलब शादी का एडवर्टीजमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन शादी में हम गाड़ी देंगे इसका एडवर्टीजमेंट आप नहीं दे सकते। ये सेक्शन 4A बताता है, 4A बताता है मिनिमम 6 मंथ का इसमें पनिशमेंट है, एक्सटेंड टू 5 इयर्स। इसमें एक्सटेंड 5 इयर्स है, उसमें एक्सटेंड 2 इयर्स था। 4 में 2 साल है और 4 बढ़ गया तो 5 इयर्स है। याद रखिएगा, पनिशमेंट वगैरह पूछ लेता है। तो 6 मंथ एक्सटेंड टू 5 ईयर। कि अगर आप कहते हैं कि शादी में हम जो है हमारी लड़की काली है, उससे शादी कर लीजिए, हम आपको 10 लाख की फॉर्च्यूनर, 10 लाख की गाड़ी देंगे, वेन्यू देंगे, तो ऐसा कुछ अगर आप करते हैं तो ये भी बैन ऑन एडवर्टीजमेंट में आएगा और आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है 6 महीने से लेकर, और 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक। सेक्शन 5 बात करता है एनी एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी शैल बी वाइड। एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट जो होता है, अगर ये एग्रीमेंट लिखित में करवा लें कि ऐसा है शादी के समय आप हमको ये सामान देंगे, ये गाड़ी देंगे, ये फ्रिज देंगे, ये एसी देंगे, एलजी का एसी चाहिए और सैमसंग का कूलर चाहिए और ओलेड चाहिए, एलजी का ओलेड टीवी चाहिए हमको कर्व वाला, ठीक है। इस टाइप का अगर एग्रीमेंट आप करा लेते हैं तो वो क्या होगा? शैल बी वाइड, वाइड होगा, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी ऐसे एग्रीमेंट की। तो हमने सेक्शन 5 तक देख लिया है और 10 ही सेक्शन है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 6, डाउरी टू बी फॉर बेनिफिट ऑफ वाइफ और हेयर्स। अब मान लीजिए कोई डाउरी दे दी गई है, उसके बेनिफिट के लिए, उस बच्ची के बेनिफिट के लिए कोई डाउरी दे दी गई है, तो क्या होगा? वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन वुमेन ब्राइड, दैट पर्सन शैल बी ट्रांसफर इट टू वुमेन। अगर उस दुल्हन को नहीं मिला है वो सामान जो उसको मिलना चाहिए था डाउरी के रूप में, और अदर पर्सन ने उसको ले लिया है, तो उसको क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा, डाउरी को ट्रांसफर कर देगा उस दुल्हन को। इफ डाउरी इन रिसीव बिफोर मैरिज, अगर शादी से पहले मिला है तो 3 महीने के अंदर आप उसको दे दीजिए। शादी के समय मिला है 3 महीने के अंदर दे दीजिए। अगर वह माइनर है, मेजर हो जाए, 18 साल की हो जाए, तब दे दीजिए। अगर उसकी शादी 17 साल की एज में हो गई और 18वें साल में जैसे वो पहुंचे, आप उसको दे दीजिए कि ये आपकी शादी में आपको मिला था, ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं, इफ फेल्स टू ट्रांसफर, तो 6 मंथ तक का पनिशमेंट है मिनिमम, और 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और 5,000 रुपए तक का जुर्माना मिनिमम प्लस 10,000 तक हो सकता है, और इक्वल टू प्रॉपर्टी भी जुर्माना हो सकता है। तो इसके पनिशमेंट को एक बार फिर सुन लेते हैं। अगर नहीं देती है 3 महीने में, तो 6 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास है, 5,000 से 10,000 तक का फाइन है,
और इक्वल टू प्रॉपर्टी भी है। अगर 1 लाख का बुलेट ले आया तो 1 लाख रुपया दर, इन है कि 5,000 10,000 रुपया तक कहानी पड़ जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ डाइज बिफोर रिसीविंग, अब जो दुल्हन है उसने रिसीव करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, तब क्या होगा। ऐसी कंडीशन में इफ एनी पर्सन डिमांड इफ हेयर चाइल्ड इंटाइटल्ड टू क्लेम बट डाइज बिफोर 7 ईयर ऑफ मैरिज, तो उसके हेयर्स को मिल जाएगा, उसके जो नात रिश्तेदार है उनको मिलेगा। लेकिन अगर 7 साल के अंदर मैरिज के मरी है और अननेचुरल केस है, तब अगर बच्चे नहीं है तो उसके पेरेंट्स माता पिता को मिल जाएगा, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को मिल जाएगा। कंडीशन समझ लीजिए, अगर वह मर जाती है तो उसके पति नात रिश्तेदार को मिलेगा, लेकिन अगर उसकी शादी के 7 साल के भीतर अननेचुरल डेथ होती है तो पिता को मिलेगा अगर बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है। ये सेक्शन 6 बिहार के इस बार वाले एग्जाम में आया था, मैंने इसको अटेम्प्ट भी किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन 7 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेंस कौन लेगा। कॉग्निजेंस सीआरपीसी में कहाँ है, 2 सेकंड रुक जाता हूं, बताइए। हाँ, कॉग्निजेंस सीआरपीसी में है सेक्शन 190 में, वहां पे कॉग्निजेंस बताया गया है। कॉग्निजेंस का अर्थ क्या होता है, संज्ञान लेना, मतलब किसी मामले को विधिक तौर पर उस पर विचार करना ही कॉग्निजेंस कहलाता है, कॉग्निजेंस कहलाता है। ठीक। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सीआरपीसी, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल ट्राई, कौन ट्राई करेगा, कौन ट्रायल किसके ट्रायबल है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही डाउरी वाले मामले का ट्रायल कर सकते हैं। कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस अपॉन, अब किसके आधार पे वो कॉग्निजेंस लेगा, ओन नॉलेज, सुओ मोटो ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पे ले सकता है, कंप्लेंट के आधार पे ले सकता है। 3 तरीका है, सुओ मोटो लेगा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पे लेगा और कंप्लेंट के आधार पे। अब कंप्लेंट किसका, एग्रीव्ड पर्सन, दुल्हन ने कंप्लेंट कर दिया, उसके माता पिता पेरेंट्स ने कंप्लेंट कर दिया, उसके भाई भतीजा रिलेटिव ने कंप्लेंट कर दिया, या कोई एनजीओ है उसने कंप्लेंट कर दिया, तो भी मामला आगे बढ़ सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल पास एनी सेंटेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जो भी सजाएं दी गई हैं सारा सेंटेंस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, ये बात बताई गई है। अब इसमें एक चीज और है, सेक्शन 7 में चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी लिमिटेशन नॉट अप्लाई, जो 3 साल तक का लिमिटेशन था वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डाउरी के मामले 7 साल के अंदर 7 साल के बाद भी आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ वो लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लिमिटेशन में आपको पता है कि 3 साल तक की लिमिटेशन की बात की गई है। एग्रीड जो बड़े बड़े ऑफेंसेस है उसमें इसको नहीं रखा गया है, तो इसमें भी यहाँ इसको छूट दी गई है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 7। अब आते हैं हम सेक्शन 8 पे। सीआरपीसी शैल अप्लाई टू ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एज इफ दे वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सीआरपीसी अप्लाई होगी। किसके लिए अप्लाई होगी, फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज, इन्वेस्टिगेशन चैप्टर सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 12 पूरा अप्लाई होगा इन्वेस्टिगेशन का। फॉर अदर देन, अब इसके अदर कौन कौन से, मैटर अंडर सेक्शन 42 के तहत जो मामले आते हैं कि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, नाम पता नहीं बताता, तो उस कंडीशन में पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है। अरेस्ट विदाउट वारंट के मामले में सेक्शन पता होगा, सेक्शन 41 है, 43 है, 44 है, 126+5 है, 151 है, 356 है, ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट है, वहां अप्लाई होगा। विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अगर कोई मामला है तो वहां अप्लाई होगा। तो फॉर अदर देन, फॉर इन्वेस्टिगेशन यहां अप्लाई होगा, और फॉर अदर देन दिस मैटर, इन मैटर के अलावा अप्लाई होगा। यहाँ पे फॉर अदर देन दिया, ठीक है। एवरी ऑफेंस शैल बी नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, बहुत अच्छा है। 6 महीना है तो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब बेल तो आपको मिलेगी नहीं लोअर कोर्ट से।
अब आप हायर कोर्ट जाइए, वहां से बिल लीजिए। तो ऑफेंस कैसा है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ऑफेंस कैसा है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल का लिस्ट कहां दिया गया है सीआरपीसी में? सेक्शन 320 में। सेक्शन 320 में बेल का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी। तो ये नॉन बेलेबल होगा। और 320 नॉन बेलेबल कहां बताया गया है? तो जो फर्स्ट शेड्यूल है वहां पे अपराधों को नॉन बेलेबल सीआरपीसी में बताया गया है, और इसको नॉन बेलेबल कहां बताया गया है? सेक्शन 8 में बताया गया है। ठीक है। 8A बर्डन ऑफ प्रूफ। यह बर्डन ऑफ साबित करने का भार किसके ऊपर होगा कि मैंने अपराध नहीं किया है? साबित करने का भार किसके ऊपर होगा कि मैंने अपराध नहीं किया है? तो भैया 3 और 4 के तहत प्रोसिक्यूटेड फॉर any person prosecuted for taking or abetting of dowry under section 3, demanding of dowry under section 4, burden of proof on accused। किसके ऊपर होगा? burden of proof of accused के ऊपर होगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं सेक्शन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां भी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? एक्यूज के ऊपर होता है। सेक्शन 105 कहता है अगर आप बेनिफिट चाहते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो यहां भी आप जान लीजिए कि सेक्शन 8A क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ है। 8A क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ है। किसके ऊपर है? एक्यूज के ऊपर है। किसके ऊपर है? एक्यूज के ऊपर। रट लीजिए पूरा इसको, एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होना चाहिए आपका। 8B डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर नियुक्त करेगा। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है, ऐसे देखना पड़ेगा मुझे, बट इतना याद रखिए कि 8B में डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है। 9 में है पावर टू मेक रूल सेंट्रल गवर्नमेंट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कोई भी रूल बनाना है तो उसका पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सीधा सा प्री का क्वेश्चन है कि कौन बनाएगा रूल? कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के लिए रूल कौन बनाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो 8B और सेक्शन 10 जुड़ा हुआ है, और 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। तो ये आज डाउरी एक्ट आपका खत्म हो गया है। आगे मैं नेक्स्ट दूसरा एक्ट लेके आऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको यूपीएसआई में बैच में एकदम शेयर कर दीजिए। टारगेट यूपीएसआई कमेंट में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित करिए, जिससे मुझे उत्साहन मिले, प्रोत्साहन मिले, और मैं ऐसे वीडियो ले आकर के यूपीएसआई में आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकूं। और जाहिर है वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। और इस टेलीग्राम चैनल यूपीएसआई 2024 उड़ान बैच से जुड़ जाइए, या उड़ान लॉ एकेडमी से जुड़ जाइए। ये जो क्लास है ये टारगेट फॉर यूपीएसआई 2024 के लिए भले ही है, लेकिन ये बिहार एपीयू में भी पूछा जाता है और यूपी पीसीएसजे के सामान्य ज्ञान वाले पत्र में भी पूछा जाता है। मेरा नंबर है 7068580978। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। तो अब क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।